एक दूसरे के जो विशेष मुद्दे हैं उन सब में हम एक दूसरे का साथ देंगे। चाहते हैं कि देखिए आज मुस्लिम समाज पे हमला हुआ है, कल बुद्धिस्ट समाज पे हमला होगा, फिर ईसाई पे होगा, फिर क्रिश्चियन पे होगा, फिर हिंदू समाज भी नहीं बचेगा। इसलिए ये जो सरकार बैठी है, ये सरकार एक विशेष वर्ग के लिए, एक विशेष तबके के लिए काम कर रही है, सबके लिए काम नहीं कर रही। तो ये सरकार तो झूठ बोलती है ना, ये सरकार झूठ बोलती है, झूठ बोलने में कोई बहुत शर्म नहीं आती। या देशातल्या अल्पसंख्याकांपासून, त्यांच्या बहुजनांपासून, या देशातल्या जे आहे दलितांपासून जे आहे त्यांच्या संपत्ती हिसकावून घ्यायची आणि त्याचं संपवण्याचं काय पॅटर्न आहे तो असा आहे की त्यांच्यावर पहिले सांस्कृतिक हल्ले करा, त्यांच्यानंतर त्यांची जी संपत्ती आहे ते हडपून घ्या आणि त्यांच्यावर मग शोषण आणि त्यांचे अत्याचार करून त्यांना संपवून टाका। नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और भारतीय भागीदारी मिशन के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य अंतरधार्मिक सम्मेलन आयोजित हुआ। यह सम्मेलन देश में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्वायत्तता पर मंडराते खतरे और हाल ही में लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर केंद्रित रहा। सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम और बौद्ध समुदाय के लोग शामिल हुए। भीड़ इतनी थी कि अतिरिक्त कुर्सियां लगाने के बाद भी लोग खड़े होकर कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पीबीएम नागपुर अध्यक्ष डॉक्टर विनोद रंगारी के स्वागत भाषण से हुई। इसके बाद महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ अब्दुल रऊफ शेख ने सम्मेलन का उद्देश्य बताया। AIMPLB प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को AIMPLB प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संविधान विरोधी करार दिया और इसे मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा बताया। बीबीएम के संस्थापक एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने, एडवोकेट फिरदौस मिर्जा और एडवोकेट रायपुरे ने भी अल्पसंख्यक अधिकारों, बोध गया, मंदिर विवाद और अंतरधार्मिक एकता पर अपने विचार रखे। AIMPLB महासचिव मौलाना फजलुल हिम मुजद्दिदी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में गैर संवैधानिक कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष की जरूरत पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अवैस हसन ने किया। धन्यवाद मौलाना अब्दुल वहाब पारेख ने दिया और समापन मौलाना सिराज अहमद कासमी की दुआओं के साथ हुआ। सम्मेलन में मुफ्ती अब्दुल कादिर, मौलाना मुस्तफा, मुफ्ती साबिर, मौलाना सिराज कासमी, हनीफ पटेल समेत प्रमुख धार्मिक एवं सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस आयोजन को सफल बनाने में इरशाद वहदत इस्लामी, MMNF, जमीयत उलेमा नागपुर, CSRE और आसरा फाउंडेशन की टीमों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। किया गया है, बुद्धिस्टों को साथ में लेके किया गया है। तो क्या आने वाले वक्त में जब महाबोधि महाविहार का आंदोलन पूरी अपनी ताकत से जब लड़ाई लड़ी है, तो क्या पूरा मुस्लिम समाज उस कार्यक्रम में जाएगा? और क्या वक्फ बोर्ड बिल के लिए बुद्धिस्ट समाज जो है वो आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर सड़कों की लड़ाई लड़े? देखिए हमारे दरमियान ये बात तय हो गई है, यानी मैंने आपको बताया कि हमने अब तक के 4 वर्कशॉप की हैं, उसमें बुद्धिस्ट समाज के लोग भी थे, उसमें आदिवासी लोग भी थे, उसमें ट्राइबल्स भी थे, उसमें मुसलमान भी थे। और हमने ये तय किया है कि एक दूसरे के जो विशेष मुद्दे हैं उन सब में हम एक दूसरे का साथ देंगे। तो जो बोधिवार की लड़ाई है उस लड़ाई में मुसलमान भी शामिल होंगे, पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल होगा और पूरी मुस्लिम वर्ग शामिल होगा। और हम ये लड़ाई को उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि बोधिवार के ऊपर में ये जो सरकार ने गलत तरीके का कानून बनाकर एक कब्जा कर रखा है, जब तक कि वो बुद्ध समाज को वापस नहीं आता है बोधिवार, उस वक्त तक हमारी लड़ाई उसके लिए भी जारी रहेगी। भारत का नाम होना चाहिए, इंडिया का नाम होना चाहिए, हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो RSS की शब्दावली है, हमको उससे परहेज करना चाहिए। मुझे इससे इत्तेफाक है। चाहते हैं कि देखिए आज मुस्लिम समाज पे हमला हुआ है, कल बुद्धिस्ट समाज पे हमला होगा, फिर ईसाई पे होगा, फिर क्रिश्चियन पे होगा, फिर हिंदू समाज भी नहीं बचेगा। इसलिए ये जो सरकार बैठी है, ये सरकार एक विशेष वर्ग के लिए, एक विशेष तबके के लिए काम कर रही है, सबके लिए काम नहीं कर रही है। संविधान के ऊपर शपथ लेकर आते हैं लेकिन संविधान के खुद उसके खिलाफ काम करते हैं। तो हमारे देश के तमाम उन लोगों की जो संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान को बाकी रखना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ खड़े हो, जैसा कि हमारे किसानों ने किया।
क्या ये धीरे धीरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी हटा सकती है? देखिए, मेरा कहना ये माइनॉरिटी का नहीं बल्कि मेजोरिटी का वायलेशन कर रही है। ये सरकार मेजोरिटी के राइट्स का वायलेशन कर रही है, किसानों के राइट का वायलेशन कर रही है, बुद्धिस्टों के राइट्स का वायलेशन कर रही है, ईसाइयों के राइट्स का वायलेशन कर रही है, ओबीसी के राइट्स का वायलेशन कर रही है, उस आपके दलित समाज का वायलेशन कर रही है। तो इसका मतलब ये तो मेजोरिटी के लोग हैं ना, ये सब के सब, ये सब मिलकर मेजोरिटी हो जाती है। तो मेजोरिटी के हितों का वायलेशन हो रहा है, उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए। अमेंडमेंट रिजेक्ट के लिए जो 5 लाख सिग्नेचर्स गए थे, इसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सरकार ने तो ये मानने से भी इनकार कर दिया कि हमको 5 लाख सिग्नेचर मिली है, 5 करोड़ सिग्नेचर मिली है। तो ये जो तरीका है, हमारे पास तो रिकॉर्ड मौजूद है, हमने जो भेजा उसका भी रिकॉर्ड मौजूद है, कितने हमारे अमेंडमेंट गए, सरकार ने जो एक्सेप्ट है उसका भी रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये सरकार तो झूठ बोलती है ना, ये सरकार झूठ बोलती है, उसको झूठ बोलने में कोई बहुत शर्म नहीं आती। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के लिए जो जिस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या इसी तरह की लड़ाई जो है महाराष्ट्र में जो नया कानून आया है जन सुरक्षा विधेयक, क्या इसके लिए भी लड़ेंगे? देखिए, ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी विधायक, ऐसा कोई भी प्रोविजन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये कि ऐसे सरकार को इस तरह के कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है कि जो हमारे संवैधानिक मूल अधिकार है उनका वायलेशन हो। ये यूएपीए के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो है मकोका के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, गजकोका के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो नया लाया है कानून बनाया है महाराष्ट्र सरकार ने, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जन सुरक्षा कानून लाने की जरूरत नहीं थी पहले। एक तरफ जो सरकार केंद्र की मोदी अमित शाह की सरकार दावा करती है कि हमने तीनों नए फौजदारी कानूनों को लाया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है, तो उसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया? वो एक मौका क्यों गवाया? नंबर 1। नंबर 2, जन सुरक्षा कानून में खाली 3 साल की सजा है और 3 लाख रुपए का दंड है, तो इससे बड़े सजा देने वाले कानून पहले से पड़े हैं। टाड़ा है, मौका है, पोटा है, सब पड़े हैं, यूएपी है, पीएमएलए है, तो बहुत सारे कानून है, तो इसकी क्या जरूरत थी? तो दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, अगर ये कहते हैं नक्सलिज्म को खत्म करनी है, तो अमित शाह घोषित कर चुके हैं कि 94% देश का नक्सलिज्म खत्म हो गया, और फिर विधानसभा के अंदर देवेंद्र फडणवीस इन्होंने खुद कहा कि महाराष्ट्र में पहले 6 जिले में नक्सलिज्म था, अब 1 जिले के 2 तालुका में बचा है, तो फिर औचित्य क्या है? औचित्य कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आपकी कुछ नीति गलत है, आप उसका कुछ गैर इस्तेमाल करना चाहते हैं और नागरिकों के अधिकार को हानि पहुंचाना चाहते हैं। नेचुरली उसका विरोध होगा और हम भी करेंगे। हो सकता है इसको भी कानूनी अदालत में चैलेंज मिलेगा। अब ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हियरिंग फाइनल की है, उसका जजमेंट आना बाकी है, पेंडिंग है, तो जब जजमेंट आएगा तो उसके ऊपर आगे हम बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी सवाल उठाए थे ये वक्त संशोधन कानून को लेकर, बिल को लेकर, अब सरकार ने जितनी भी दलीलें दी है, देखते हैं कोर्ट ने एक्सेप्ट की है, रिजेक्ट की है, या जजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा, तो इसलिए उसके ऊपर अभी टिप्पणी करना कोई ठीक नहीं। हे जे सरकार आलेलं आहे 2014 पासून, हे दमनकारी सरकार आलेलं आहे, आणि हे सरकार दडपशाहीच्या माध्यमातून साम्राज्यवादाला जे आहे त्याचं उत्थान करत आहे, आणि उद्योगपतींना हे मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या भारताची जमीन जी आहे त्यांच्या हवाली करत आहे। त्याच्याकडे त्यांनी एक जो पॅटर्न राबवलेला तो असा आहे की या देशातल्या अल्पसंख्याकांपासून, त्यांच्या बहुजनांपासून, या देशातल्या जे आहे दलितांपासून जे आहे त्यांच्या संपत्ती हिसकावून घ्यायची, आणि त्याचं संपवण्याचं काय पॅटर्न आहे तो असा आहे की त्यांच्यावर पहिले सांस्कृतिक हल्ले करा, त्यांची जी संपत्ती आहे ते हडपून घ्या, आणि त्यांच्यावर मग शोषण आणि त्यांचे अत्याचार करून त्याला संपवून टाका। त्याकरिता त्यांनी काय केलं की बऱ्याच वर्षापासून जो ऍक्ट होता बौद्धगयाबाबतचा, त्याच्यामध्ये ते बौद्ध इतर समाजांना टाकलेला आहे आणि त्यांच्या जमिनी हडपलेल्या आहेत। जेव्हा त्यांनी आंदोलन केले तर त्यांचे भंते इत्यादी लोकांना जे आहे जेलमध्ये टाकलेले आहेत, त्यांच्यावर अत्याचार केलेले आहेत, आणि त्याचबरोबर आज 2024 मध्ये त्यांनी एक बिल आणलेलं आहे, त्यांच्या माध्यमातून मुस्लिमांचे जे दर्गा आहेत, त्यांचे ईदगाह आहेत, त्यांच्या मस्जिदी आहेत, त्यांचे जे प्रॉपर्टी आहेत, ज्या धार्मिक प्रॉपर्टी आहे ते हडपण्यासाठी 2024 ला बिल आणलं आणि 2025 ला त्यांनी ते पास केलेलं आहे, जेणेकरून दोन्ही समाजाचे जे अधिकार आहेत, जे त्यांचे नागरिकतेचे अधिकार आहेत, संस्कृतीचे अधिकार आहे, संपत्तीचे अधिकार आहे, ते त्यांचे संपवून घ्यायचे आणि त्यांच्यावर जे आहे एक प्रकारे त्यांना गुलाम बनवण्याची एक प्रथा चालवली आहे। आणि म्हणूनच आजच्या दिवशी या दोन्ही समाजांनी एकत्र येऊन ठरवलेलं आहे की हा लढा पार्लमेंटमध्ये चालवलेला आहे विपक्षाच्या माध्यमातून, त्यानंतर हा न्यायालयामध्ये प्रविष्ट आहे,
आणि जर हा कायदा त्यांच्या पक्षामध्ये जर अवतरित झाला नाही आला नाही तर जन आंदोलन करण्यात येईल, रस्त्यावर येण्यात येईल आणि एक मोठ्या प्रमाणामध्ये जे आहे आंदोलन उभं करण्यात येईल, जेणेकरून आमची संपत्ती, संस्कृती आणि आमची जे अधिकार आहेत जे संविधानाने दिलेले आहेत ते त्यांना मिळावे अशी पूर्ण जी आहे तयारी या दोन्ही समाजाने या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केलेली आहे. हे असं असते की जी काही संपत्ती एक व्यक्ती जो गरीब का असे ना पण तो अल्लाहला ती दान करतो त्याला वक्फ म्हणतात. त्यांनी आपल्या रक्ताच्या माध्यमातून आपल्या घाम गाळून त्यांनी जी कमवली संपत्ती लहान असे का आणि मोठी असे का ना मस्जिद म्हणून तो वक्फ करतो, दान करतो, एक प्रकारे दर्ग्याला दान करतो, मशिदीला दान करतो, ईदगाला दान करतो आणि त्याच्या माध्यमातून गोर गरिबांना सवलती पुरवाव्या यासाठी तो वक्फ असतो. म्हणजे हा धार्मिक मुद्दा आहे. मुस्लिमांनी मुस्लिमांच्या प्रगतीकरिता, संपन्नतेकरिता, आपल्या प्रार्थनाकरिता दिलेली जमीन म्हणजे वक्फ, त्याच्यावर पूर्णपणे अधिकार हा त्या समाजाचा असतो. परंतु ह्या मोठ्या प्रमाणात ज्या जमिनी आहेत ते सरकार हडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि म्हणून ती वाचवण्यासाठी हे एक आंदोलन आहे. त्याचप्रमाणे बौद्ध गया हे त्यांचं धार्मिक आस्थान आहे, ती जागा आहे त्यांची, त्यांना तिथे त्यांची जी आहे विहारामध्ये जाऊन त्यांना त्यांची प्रार्थना करायची असते, त्यांची संस्कृती राबवायची असते, ती पण जागा हडपण्यासाठी त्यांनी दुसऱ्या समाजाचे लोक त्याच्यामध्ये टाकलेले आहे. त्याचप्रमाणे या वक्फ कायद्यामध्ये सुद्धा टाकलेले आहेत. तो मुद्दा सारखेपणा असा आहे की दोन्ही समाजाचे जे आर्थिक धार्मिक अधिष्ठान आहे ते त्यांच्यापासून लंपास करण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि म्हणून दोन्ही समाज एकत्र आलेले आहेत. वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज. बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर. नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल. यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी. तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी. इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, LED टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो AC. हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका. मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना.